नमस्कार, जेके टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं कमल चाड़क। इस समय हमारे साथ हैं शेख आरिफ जी, जो कि डीडीसी कैंडिडेट हैं, कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं। भदोरा वेस्ट से ये चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, कुछ बातें इनसे करना चाहूँगा, ताकि जो है जो जनता इनको सुनना चाहती है वो उन तक ये आवाज़ पहुँचे, क्या कुछ कहना चाहते हैं। और जिस प्रकार से डीडीसी का चुनाव इस समय बहुत ही रोमांचक हो चुका है, उसके बीच इनसे बात करना बहुत ज़रूरी बनता है। सर, सबसे पहले आपका जेके टाइम्स में स्वागत है। थैंक यू सर, अब तो पहले एनसी में थे और अब जो है शायद अभी भी एनसी में हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आप किस मतलब क्या सोच के आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए चाड़क जी, सबसे पहले तो ये जो आपने सवाल किया कि आप एनसी में थे, एनसी जो है वो एक वर्कर की माँ होती है। जो माँ अपने बच्चे को संवारती है, सजाती है और एक पहचान देती है। अब कारण ये है कि मैं उससे बाहर निकल के एक आज़ाद पंछी की तरह इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एनसी को छोड़ा है, बल्कि कुछ लोगों की वजह से जो जम्मू में बैठकर डिक्टेट करते हैं। मैंडेट की जब तक बात थी कि मैंडेट जब ऊपर से आए तो मुझे बुलाया गया और वहाँ पर मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट भी थे। जब हमारी मीटिंग हुई वहाँ पर तो मुझे कहा गया कि आप बोलिए क्या रुझान है इलेक्शन का। तो मैंने उनसे साफ क्लियर कर दिया कि आरिफ मैदान में उतर रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट बन के उतर रहा है। तो उसमें क्या हुआ कि अफसोस की बात है कि उन्होंने मुझे ये कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप लड़ रहे हैं तो पार्टी का कोई डिसीजन होता है, पार्टी का कोई डिसिप्लिन होता है, तो इसकी वजह से हम देखते हैं आगे क्या होता है। मैं कहा ठीक है। तो मैंने उनको वहाँ पर बोल दिया कि मैं लड़ने जा रहा हूँ, तो आप देख लो क्या करना क्या नहीं करना। तो जहाँ तक मैंडेट का सवाल है तो देख लो आप, अगर आरिफ अच्छा चेहरा लगता तो आरिफ को दे दो, अगर कोई और चेहरा अच्छा लगता तो और को दे दो। तो मैं वहाँ से निकल गया। तो बागवान साहब, कुलूम साहब बागवान, हमारे क्या कहते हैं अर्बन के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं। वहाँ पर जब उन्होंने अपने घर में मीटिंग कॉल की तो मुझे सूत्रों से पता चला कि बागवान साहब ने मीटिंग कॉल की है। मुझे बोला आरिफ भाई आप क्या मीटिंग क्या है। मैंने बोला यार मुझे तो पता ही नहीं अभी मीटिंग क्या है, तो आप देख लो, जाओ देखो क्या है। तो वहाँ पर मीटिंग हुई और मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि मैंडेट जो मिलेगा आरिफ को ही मिलेगा। तो मैं कैंपेनिंग में जा रहा था, मैं गाठा पहुँचा तो मुझे फ़ोन आया डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी अमजद साहब मीर का। उन्होंने बोला आरिफ आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं गाठा में थोड़ा सा कैंपेन में जा रहा हूँ। कहते आप 5 मिनट के अंदर अंदर पहुँचो ब्लॉक प्रेसिडेंट के घर में। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनने मुझे बोला कि आरिफ मुबारक है आपको यार, मैंडेट आपको ये मिल गया है, तो ये पकड़ो। जब मैंने वो मैंडेट हाथ में लिया और मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट, मेरे यहाँ पर हमसाई हैं मोहम्मद शरीफ भट्ट साहब, मैंने उनके हाथ में थमा दिया। मैंने कहा भट्ट साहब आपको मुबारक है, तो मैंडेट मुझे मिला, मैंने आपको दे रहा हूँ, ये आप पकड़िए। तो ब्लॉक प्रेसिडेंट बागवान साहब ने कहा कि आपने वहाँ पर उसका क्या कहते हैं बेटा था, उन्होंने बोला यार चाय के 2-4 कप बनाओ, हम इस बच्चे को मीठा मुँह कराएंगे। मैं कहा ठीक है। जो ही हमने आधा कप चाय पिया तो महबूब साहब का फ़ोन आता है। उनने सीधा बागवान साहब को कहा कि मैंडेट किसको दिया। उन्होंने बोला हम ही फैसला यहाँ पर किया। तो 7-8 ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, हमने फैसला किया कि हमने आरिफ को मैंडेट दिया। नहीं जी, आरिफ से मैंडेट वापस लो। तो बागवान साहब की और उनकी बात हुई तो बागवान साहब ने कहा यार आरिफ, महबूब साहब ने फ़ोन किया कि मैंडेट नहीं देना आरिफ को, तो वापस लो। मैंने कहा जब बागवान साहब देखिए 4-5 ब्लॉक प्रेसिडेंट यहाँ पर हैं और पार्टी जो होती है वो ग्राउंड सतह से ही स्टार्ट होती है। ब्लॉक प्रेसिडेंट जो होते हैं वो होती है क्या कहते हैं एक पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो ये वापस लें। मैंने उनको वापस दे दिया। जब मैं थोड़ा सा फील महसूस किया मैंने कि आज 96 में मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक
चलिए सर, अब इस पे मैं समझ रहा हूँ आपकी जो फीलिंग्स हैं पार्टी को लेकर, जो आपका प्यार है वो भी देखने को मिल रहा है। चलिए इस आगे बढ़ते हैं। अब बात करें, अब जो कैंडिडेट हैं आपके यहाँ पे वेस्ट में जो इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, कितने स्ट्रांग कैंडिडेट हैं आपकी ऑपोजिशन में, किस प्रकार से जो है वो आपको टक्कर दे रहे हैं या आप उनको टक्कर दे रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आरिफ के मुकाबले में कोई टक्कर देने वाला है, क्योंकि ये जितने भी हैं, आप जो फिलहाल तो 2 मेरे भाई हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं डीडीसी के, वो एक चक्का से लड़ रहे हैं और एक गाठा से लड़ रहे हैं। ऑलरेडी 2 साल पहले लोगों ने इनको वोट दिए हैं। तो अब ये किस हिसाब किताब से लोगों को कह रहे हैं कि आज मुझे आप फिर वोट दें, क्योंकि ग्राउंड की सिचुएशन जो है वो 0 है। अगर लोगों ने 2 साल पहले मेरे 2 भाइयों को वोट दिए हैं, उनको एक नुमाइंदा बन के लोगों में भेजा है, तो क्या ग्राउंड पर वो है? मैं चक्का में गया, मैं गाठा में गया, तो मुझे लोगों ने वहाँ पर वही बोला, यार 2 साल पहले हमने इनको वोट दिए हैं, अब इनको कोई ज़रूरत ही नहीं थी, अब हमें कोई नया चेहरा सामने आना चाहिए था। तो मैंने लोगों को यही बोला, देखो यार 2 साल पहले आपने इनको मैंडेट दिया है, क्या कहते हैं, ये वोट दिए और इनको कामयाब किया है, तो आप देख लो, अगर ये आपके साथ अच्छे उतरे हैं तो आप इनको वोट दो। अगर नहीं उतरे हैं तो मैं आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका क्या कहते हैं भाई बनकर मैदान में उतरा हूँ, तो आप देखिए, अगर मेरा चेहरा आपको अच्छा लगता तो मुझे वोट दीजिए। अब बात करें इस समय जो है सुर्खियों में शबीर खान जी हैं, वो भी जो है सुर्खियों में हैं, यदुवीर ठाकुर जी हैं वो भी सुर्खियों में हैं। यदुवीर ठाकुर जी, आपने शायद बयान सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट भदरवा बनाने की कोशिश उनकी जो है, आप किस तरीके से इन 2 कैंडिडेट को देखते हैं, इनमें कितनी जो है कैपेसिटी, अगर आप में ज़्यादा इस समय जीतने की लग रही है आपको, या उन साइड जो है भारी पलड़ा दिख रहा है? देखिए, उनकी साइड तो भारी पलड़ा है ही नहीं। बीजेपी ये पार्टी है, हम वेलकम इसका भी करते हैं, क्योंकि जितनी भी पार्टी हैं, किसी भी पार्टी की क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन कैंडिडेट्स की क्रिटिसाइज ज़रूर करूंगा। यदुवीर जी ठाकुर जो थे वो लगभग 15-20 साल पीडीपी में रहे, ठीक सर। उसके बाद वो उन्होंने जंप मारा, आ गए बीजेपी में। अब मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा, मैं अपने भाइयों को यही कहता हूँ कि आप देख लो, जो लीडर अपनी पार्टी का नहीं निकलता है वो कल को लोगों का कहाँ निकलेगा। जो शबीर खान जी के बारे में आपने शबीर खान साहब की बात की, मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे बहुत छोटा हूं। अब उनका भी यही हाल है, आप देख लीजिए। मैंने खान साहब को क्लियर कर दिया था, मैंने कहा आप एक काम कीजिए, गाठा और उदराना जो है ये हमारा घर है, आप अपने छोटे भाई की सपोर्ट कीजिए, क्योंकि पहाड़ों से जितनी भी नहरें छोटी मोटी निकलती हैं ना, वो आखिरकार समंदर से मिली जाती हैं। तो मैंने इनको बोला था, मैंने कहा आप आइए, हम बैठकर सलाह मशवरा करते हैं, बात करते हैं कि मैं लड़ता हूं, आप बैठिए, आप मेरी सपोर्ट कीजिए। उन्होंने बोला नहीं यार, अब ये कुछ उल्टा सा मसला पड़ गया, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि ये क्या कहते हैं शबीर साहब खान जीतेंगे और ये क्या कहते हैं यदुवीर जी जीतेंगे। अब इसमें शबीर खान वो जो है उनको मैंडेट नहीं मिला कांग्रेस की तरफ से, उस पर कोई राय रखेंगे? देखिए सर, ये तो इनकी आपस की अपनी बात होगी, लेकिन लीडर को चाहिए, वर्कर को चाहिए कि वो पार्टी से ना निकले, क्योंकि जब आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की, तो जब भी आप बात करेंगे या मैं बात करूंगा तो मेरी आंख भर जाती है। ये तंजीम जो होती है, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये माँ होती है और अपनी माँ को कोई नहीं छोड़ता है। सर डेवलपमेंट की बात करें सर, तो आपके यहाँ पे क्या कुछ मुद्दे जो हैं जनता के बीच हैं वेस्ट में, क्या कुछ जो है लोगों की, क्या वही सड़क पानी बिजली का मसला है या कुछ और ऐसे मेजर इश्यूज हैं जो जिनको आपके नोटिस में है, और या अभी तक आपने कैंपेन भी किया होगा, लोगों की क्या क्या मसले हैं? देखिए सर, मैं 96 में से नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अदना सा सिपाही रहा हूँ। जब शेख साहब ने इलेक्शन लड़ा था, शेख अब्दुल रहमान जी ने, तो टक्कर में कोतवाल साहब थे, तो हमारे पड़ोसी हैं जयकृष्ण कोतवाल जी, अल्लाह ताला उनको स्वर्ग में जगह दे, वो थे। और इलेक्शन क्या कहते हैं, सीट निकली थी शेख अब्दुल रहमान साहब की। तो कहने का मेरा मतलब ये है, मकसद ये है कि ग्राउंड पर जो वर्कर जाता है ना, उसको पूरी ग्राउंड की सिचुएशन का पता चल जाता है। आपने कहा बिजली का, आपने कहा सड़क का, आपने कहा क्या कहते हैं ये पानी का, ये कुछ इश्यूज़ नहीं हैं। ज़मीन हमारी, बिजली हमें चाहिए। पानी भदरवा में ये पानी के नाम से मशहूर है। आप देखिए, डोडा जाइए, किश्तवाड़ जाइए, लोग तरसते हैं पानी के लिए, लेकिन हमारे ऊपर वाले ने हम पर मेहरबानियाँ की हैं कि पानी हमारे पास है, इसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने कहा सड़क का, सड़क आदमी को किस चीज़ के लिए चाहिए? सड़क का जो मतलब होता है,
कि लोगों को सहूलियत मिले, ठीक सर, लेकिन सहूलियत सिर्फ सड़क से नहीं मिलती है, बिजली से नहीं मिलती है, पानी से नहीं मिलती है। मैंने 14 पंचायतों में विज़िट किया और अल्लाह गवाह है कि वहाँ पर जो ग्राउंड की सिचुएशन है बहुत ही ख़राब है। क्या कुछ मिला आपको? मतलब आप पकड़िए पीडीडी को, ये खान साहब जो दावा करते हैं लक्सरू का, 15 साल कंटिन्यू इसने सरपंची के हिसाब से हुकूमत की। मैं लक्सरू में गया तो ये लक्सरू के लोग ही जानते हैं और मेरा खुदा जानता है, मतलब है ही नहीं कुछ, ज़ीरो, नथिंग, कुछ नहीं है वहाँ पर, कुछ नहीं है। मतलब मैं कहता हूँ लगभग एक गाठा पंचायत की लगभग, जहाँ तक मेरा पूरा आपको आइडिया नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ कम से कम 50-60 लाख रुपए पर मंथली आ रहा है नरेगा के तहत, मैं कहता हूँ, और सरपंच आज मजाज है उसमें। तो आप अंदाज़ा लगाइए 5 साल में कितना होता है, लगभग 3 करोड़ रुपए। तो क्या 3 करोड़ रुपए अगर पंचायत में लगेगा तो क्या पंचायत पेरस नहीं बनेगी? लेकिन सरपंच, हमें तो जो है कभी 14 FC नहीं मिलता है, कभी वो नहीं मिलता है, कभी DC साहब के कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो भी तो मतलब मसले उनको यही है। सर सुनिए मेरी बात, ये ढंगोसला है एक, ये सब फ्रॉड है, झूठ है। सरपंच फिर निकलते क्यों हैं? अगर मैं मैदान में निकला हूँ, मैं लोगों की बात करने के लिए निकला हूँ, ठीक है, अगर इनको नहीं सुनता कोई तो आप रिज़ाइन दें, इनको चाहिए कि रिज़ाइन दे। लोगों ने अगर इनको अपना नुमाइंदा बनाया है तो इनका काम है बात करना, ये दिल्ली तक क्यों नहीं पहुंचते हैं? आप देखिए, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने घर घर में ये क्या कहते हैं हर कोई फैसिलिटीज़ पहुंचानी है, इसका मतलब वो झूठ कहते हैं, झूठ तो नहीं ना कहते हैं। इनको चाहिए वो जाए, उनसे बोले। और किसको आड़े हाथों लेना चाहेंगे, और कौन कैंडिडेट है जिसको आप जो है अभी बात करना चाहेंगे? देखिए, ये क्लियर सी बात है कि ये शेख आरिफ अब मैदान में उतर चुका है, तो ये DDC का इलेक्शन ये मेरे लिए तो मामूली सी बात है, क्योंकि मैंने लोगों के दिल जीते हैं, और पहले कैंडिडेट को चाहे लोगों के दिल जीते, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उसको वोट भी देते हैं। बाकी रही असेंबली में, मैं इनको टक्कर दूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे कोई भी हो। हाँ, अगर मेरे रूरल एरियाज़ में कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो मैं उसका शाना बशाना साथ दूंगा, लेकिन अगर अर्बन से कोई लीडर आ गया तो अब ये गांव और शहर की लड़ाई बन गई है। और आप यकीन मानिए, सिटी में 13 वार्ड हैं, मैं अपने भद्रवाह सिटी की बात करता हूँ, 13 वार्डों में 12,000 या 13,000 वोटर होगा, ठीक, 13,000 वोटर 1,33,000 वोटर पर हुक्म नहीं कर सकता है, तो हम क्यों नहीं खड़े हों? मेरा और कोई भाई निकले वो। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सिटी की जहाँ तक बात है, अर्बन की बात कर रहा हूँ मैं आपको, 13 वार्ड हैं, 13 वार्डों में आप देखिए, अंदाज़ा लगाइए 12-13,000 वोटर होंगे, तो 13,000 वोटर 1,33,000 वोटर पर हुकूमत थोड़ी कर सकता है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट भद्रवाह की बात करें तो भद्रवाह की डिस्ट्रिक्ट की स्टेटस के लिए बीजेपी सबसे फ्रंट पे अभी दिखने को मिल रही है, और भी कई लोग वादे कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये इलेक्शन के टाइम में ये वादे क्यों करते हैं? इलेक्शन से पहले ये वादे क्यों नहीं करते हैं? अगर डिस्ट्रिक्ट चाहिए, मैं DDC का कैंडिडेट हूँ, अगर नहीं भी होता तभी मैंने फाइट करनी थी। ये एक जनरल मुद्दा है, ये चाहे इसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन, कोई भी हो, ये तो सब हमारे भाई हैं ना। ये एक जनरल मुद्दा है, इस पर हम बात करेंगे, देखेंगे, लेकिन इनकी जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे युद्धवीर ठाकुर जी, क्या करेंगे वहाँ पर? मतलब 30 साल PDP में रहे। वो तो कहते हैं टेबल पे फाइल है, कहीं पहुँची। जनाब, ये सब झूठ है। अगर टेबल पर फाइल होती, क्या आज क्या कहते हैं ये दाहरा में लोग कहते हैं कि हमने युद्धवीर ठाकुर को वोट नहीं देना है? आज लोग कहते हैं दाहरा कितना है? मुझे लगता है कि 250-300 वोटर वहाँ पर होगा, इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं होगा, यही को 150-200 वोटर होगा। अगर 250 वोटरों पर एक DDC का कैंडिडेट, एक जोनल प्रेसिडेंट PDP का रहा हुआ, आज कुछ और बनाया है बीजेपी वालों ने उसको, तो क्या 175 लोगों को वो अपने बस में नहीं कर लेता? अब आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं? देखिए सर, मुद्दे बहुत से हैं। अगर मुद्दों की बात आप करेंगे तो मुद्दे बहुत से हैं। मुद्दे, नेशनल कॉन्फ्रेंस जब थी ना, शायद 27 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस फुल एक्सेप्ट में आई है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक ही मुद्दा था, बाकी डेवलपमेंट को साइड पर रखिए। डेवलपमेंट क्या होती है मैं आपको सुनाता हूँ। डेवलपमेंट ये होती है कि हर घर का एक आदमी जिसको गवर्नमेंट जॉब मिले, और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। डेवलपमेंट, अगर आपका घर अच्छा है, अगर आपका परिवार अच्छा है, अगर आपका हमसाई अच्छा है, अगर आपका गांव अच्छा, अगर आपका शहर अच्छा, डेवलपमेंट वो है, ठीक सर। डेवलपमेंट ये नहीं है, अब मैं आपको कहूँ कि ये छोटी मुँह बड़ी बात हो जाएगी, कि टूरिज़्म को देखिए आप,
क्या करना है, मेरे नौजवान को, टूरिज्म को क्या करना है। फिश पांड देखिए, तीलीगढ़ देखिए, सारना TRC देखिए, जाई देखिए, क्या है ये, व्हाट इज़ दिस, क्या है ये, कुछ नहीं है। टूरिज्म कब होता है? मतलब ये एक मजाक बना दिया भद्रवाह के लिए। देखिए नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला कि छोटी में बड़ी बात होगी, ये मजाकी है। मेरा नौजवान जो टोटल बेरोज़गार है, अब वो कहाँ से अपने बाप को बोलेगा मुझे 500 रुपये दो जी, मैंने इसको भद्रवाह के चक्कर काटने हैं। मतलब गाठा में आप जाओ, जो लेक है वहाँ पर बोट्स हैं, पार्क हैं। अच्छा, फिश पॉन्ड है सर, वहाँ तो फिश हैं। आप फिशे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ डेवलपमेंट क्या है, सब फ्रॉड, झूठ। वहाँ पर एंट्री में ही आपको जनाब 20 रुपये देने हैं, ठीक। जब आप अंदर जाएंगे तो फिर आपने थोड़ा सा बोट्स के भी चक्कर काटने हैं, उसके शायद 30 रुपये हैं कुछ। सारा मिलाकर तो ये उसने फिर वहाँ पर थोड़ा सा कुछ चाय पाने का अपना भी करना है कुछ, लगभग ये 300-400-500 रुपये का खर्चा है एक लेक का जो गाठा में बना है। तो कहाँ से मेरा नौजवान लाएगा? इससे अच्छा था अगर यहाँ पर कुछ फैक्ट्रीज खुली होती। इंडस्ट्रियल सेटअप की तो हम भी लगातार जेके टाइम भी लगातार जो है देखिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि भद्रवाह में ऐसा सेटअप क्यों नहीं बनाया गया। देखिए मतलब कितनी बदकिस्मती की बात है। अब मेरे नौजवान को क्या करेगा टूरिज्म जब उसको घर में खाने के लाले पड़े हैं। सर ये तो सवाल जो है आप पे भी बनता है कि आप भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, आपकी सरकारें काफी देर तक रह चुकी हैं, क्यों नहीं आपने भद्रवाह के बारे में सोचा, क्यों नहीं आपने इंडस्ट्री सेटअप लाया, क्यों नहीं आपने ऐसा रोजगार भद्रवाह में पैदा किया कि जो युवाओं को रोजगार दे, या ऐसा कोई एजेंसी डेवलपमेंट की कोई भी काम क्यों नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। देखिए आप मीडिया के पर्सन है, मैं आपका वेलकम करता हूँ। आप एक RTA डालिए, आप एक RTA डालें नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर, उनसे रिकॉर्ड मांगिए कि आपने जब आपकी सरकारें आई हैं तब आपने कितनों को गवर्नमेंट जॉब दिया है, आपको पता लगेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ना, ये मैंने पहले ही आपको बोला कि जब मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लेता हूँ तो मेरी आंख भर जाती है। ये एक माँ है, नहीं वो तो मैं समझ गया, ये एक माँ है जिसने अपने तमाम बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया आज है। फिर बेरोजगारी क्यों है भद्रवाह में? सुनिए, बेरोजगारी की आपने बात की, टाइमली अब आप मुझसे यहाँ पर बात करने आए हैं तो आपने बोला बेरोजगारी क्यों है आज की डेट में। आप कहते हैं, आप मुझे बोलिए मेरी ये चेयर्स है, मैं चेयर पर बैठा हूँ, इसकी 4 टांगे हैं, ठीक सर। अगर इसकी 2 टांगे होती क्या मैं बैठ सकता था? बैठ सकता था? नहीं। यहाँ पर जब भी 27 साल, मैंने आपको पहले बोला 27 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस में फुल एक्सेस में काम किया है, और उन 27 सालों का आप RTA डालिए और देखिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कितने घरों में रोजगार दिया है, कितने घरों में गवर्नमेंट जॉब दिए हैं, आप देखिए। उसके बाद जब भी कुर्सी की 2 टांगे किसी और की होती है ना, फिर आदमी को तरीके से बैठना पड़ता है। चलिए, इस समय आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं तो हम ज़्यादा रुझान जो है इंडिपेंडेंट की तरफ जाएंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी बातें, लंबा हो जाएगा। अभी बात करें तो मतलब कि अब आखिरी 2-3 दिन रह चुके हैं चुनाव के बीच में, तो किस तरीके से आपकी तैयारियां जो हैं चुनाव के लिए चल रही हैं और लोगों के बीच किस तरीके से आप जा रहे हैं? देखिए, मैं जहाँ भी गया, मैं चुनौद गया, मैं चक्का गया, मैं सदर पंचायत कोटली गया, मैं डंडी गया, मैं उधराना तो मेरा घर है, अपनी पंचायत है, गाठा गया, सारना गया, और वो क्या कहते हैं हंगा, दुर्डू वगैरह जितनी भी पंचायतें इस वेस्ट में पड़ती हैं। अब यकीन मानिए मैं डुगली गया, डुगली में मुझे एक, अब मैं नाम नहीं जाहिर करना चाहता हूँ उनका, जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने बोला यार अरे बात सुन, तू आज तक था कहाँ, तू क्यों नहीं इस फील्ड में आया, तू आज तक कहाँ रहा यार। मैंने कहा यार अब थोड़ा सा होता इधर इधर वो ये, अब एक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ आदमी था तो थोड़ा सा दुख हुआ मुझे भी कि यार 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मतलब वो पिलर्स होते ना, पिलर्स, मैं कहता हूँ भद्रवाह के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक पिलर RFB है जिस पर ये पूरा भद्रवाह का एक मकान टिका हुआ है। पिलर तो 4-5 होते हैं लेकिन उसमें एक पिलर मैं भी हूँ, तो जब पिलर ही गिर जाएगा तो फिर वो पार्टियाँ कहाँ रहती है या कुछ और। तो मैं डुगली में गया, डुगली में उन्होंने बोला यार आप एक काम करो, आप इस जगह को छोड़कर किसी और जगह मेहनत करो, ये डुगली जो है ये सब आपका है, यहाँ पर हमारे पास और भी आएंगे लेकिन हम खुदा को हाजिर नाजिर रख के कहते हैं कि हमारा वोट आपको है, आप जाइए। अब इससे अच्छा मैंने कैंपेन करनी क्या है। आरिफ एक चेहरा है, आरिफ एक सिंबल खुद है, आरिफ को सिर्फ एक बार जिसको मैं अपना फेस दिखाता हूँ वो कहता है यार कोई बात नहीं। अच्छा, कितनी बड़ी थ्रेट है दूसरे कैंडिडेट के लिए आरिफ?
मैं तो कहता हूँ ये आने वाला वक्त ही आपको बताएगा कि आरिफ कितनी बड़ी थ्रेट है, क्योंकि इनको मैंने सबको पिछाड़ना है। यह हकीकत है। आप 22 दिसंबर को शायद इसका रिजल्ट है, तो 22 दिसंबर को आपको मैं एक मज़े वाली बात बोलूँ। शाम को मैं कई जगह बैठा था, तो वहाँ पर मेरे यार दोस्त आए और कुछ वोटर्स भी मेरे वहाँ पर थे। तो उन्हें बोला यार एक काम करते हैं। मैंने कहा क्या? कहता तू जीता हुआ है यार। तो फिर हाँ यार अभी थोड़ी जीता हुआ हूँ, जब आप वोट देंगे तो फिर मैं जीतूँगा। कहते नहीं यार। वहाँ से 2 लड़के उठकर तो निकल गए सिटी के लिए। उन्हें वहाँ से वो पगड़ी लाई मेरे लिए और एडवांस ही मुझे बांध दी। कहता जी आप विनर हो यार, बांधो पगड़ी को। उनने फ़ोटो उठाए, फेसबुक पर डाले, वो किया ये किया। और लोगों में एक जज्बा है कि एक अच्छा चेहरा और ईमानदार आदमी हमें इसमें चाहिए, क्योंकि आज तक लोगों को सिर्फ बेईमानों का सहारा मिला है, ईमानदार आदमी को कभी नहीं मिला। 4G इंटरनेट की मांग लगातार उठती जा रही है, आप क्या सोचते हैं? देखिए ये बहुत बड़ा एक इशू है। इसमें अगर आप मुझसे कोई राय ना लें तो अच्छी बात है। मैं आप क्या कुछ जो है जनता के बीच अपनी राय रखना चाहते हैं, और किन मुद्दों को लेकर जब आप चुनाव जीतेंगे तो कौन सी आपकी वो प्रायोरिटी रहेगी जिनको आप सबसे पहले जो है टॉप पे रखेंगे और काम जो है सबसे पहले उन्हीं का करेंगे? देखिए ये एक बहुत बड़ा इशू है। मैं नहीं समझता हूँ कि डीडीसी का इलेक्शन जीत कर मैं उन इशूओं को पूरा कर सकूँगा, मुझे नहीं लगता है। अब मसला ये है कि जहाँ तक मैं पहुँच सकता हूँ, तो चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे कोई बुज़ुर्ग हो, जो भी उनकी छोटी मोटी मुश्किलात हैं, तो मैं उनको हल करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। जनता को आखिरी मैसेज? जनता को मैं ये आखिरी मैसेज देता हूँ, इस वक्त सुनहरी मौका है। आप अपना वोट ज़ाया न करें, किसी और को देकर क्या फ़ायदा है। जनता का एक वोट सिस्टम को बिगाड़ भी सकता है और सिस्टम को बना भी सकता है। चुनाव निशान मेरा ट्रक है। मैं जनता से यही अपील करता हूँ कि ट्रक पर मोहर लगाकर ट्रक को इतना लोड कीजिए कि जो वहाँ पर वो उसको अनलोड करने वाले होंगे उनको भी पता लगे कि आज की जनता चैन चाहती है। शुक्रिया सर जी के टाइम से कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ आरिफ जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी, कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर और कुछ आम मुद्दों को लेकर, और जनता से अपील भी की। और हमारी कोशिश है हर एक कैंडिडेट के पास पहुंचने की, लेकिन शायद समय की जो है कमी भी है, और जहां तक कोशिश हो रही है हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कैंडिडेट वही है जो लोगों के बीच रहे, लोगों के बीच लोगों की समस्या वो हल करे, और अपने वोट आप उसी को कास्ट करें जिसको आप लगता है कि डिजर्विंग कैंडिडेट है, और इसको वोट करना चाहिए। और खास तौर पे वोट करना जरूरी है। बने रहिए जे के टाइम के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।